नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका भयानक टॉक पर, जहां हम आपको डर और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनाते हैं। आज के हॉरर पॉडकास्ट में एक ऐसी सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आप लोग टोटका या काला जादू पर विश्वास नहीं करते तो यह कहानी आपके लिए है। आज की यह कहानी राहुल की है, तो चलिए अब ये कहानी राहुल के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आप लोग कमेंट में अपना नाम और अपने गांव या शहर का नाम ज़रूर बताए। हो सकता है अगली हॉरर कहानी में आपका नाम लिया जा सकता है। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं बनारस में रहता हूँ और होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सिर्फ कहानी नहीं है, एक ऐसा सच है जिसे जानकर तुम अंधेरे में अकेले जाने से पहले 10 बार सोचोगे। अगर तुमने कभी टोटके को मजाक समझा है तो ये कहानी तुम्हारी सोच बदल देगी। कसम खाता हूँ ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है जो आज भी मेरे ज़हन में जिंदा है। यह साल 2019 की बात है। मैं अपने 3 दोस्तों विवेक, करण और रोहन के साथ एक फ्लैट शेयर करता था। हम सभी नास्तिक टाइप के थे, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन एक रात हमारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उस रात हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की की मौत हो गई। कहा जा रहा था कि किसी ने उस पर टोटका कर दिया था। लोग कह रहे थे कि उसकी लाश के पास नींबू मिर्च, काले तागे और राख पड़ी थी। भाई ये सब बकवास है, करण ने कहा। हाँ यार, कोई बीमारी से मरा होगा और बेवजह इसे काला जादू बना दिया, विवेक बोला। लेकिन रोहन वो थोड़ा अलग था। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोगों को नहीं पता, ये चीजें मजाक नहीं होती। हमारे गांव में भी एक लड़की पर टोटका हुआ था और वो 3 दिन तक तड़प तड़प कर मरी थी। हम सब हंसने लगे, लेकिन उसी रात हमने एक गलती कर दी। रात के 12:30 रहे थे। हम यूनिवर्सिटी से लौट रहे थे, तभी हमें सड़क किनारे एक नींबू और सिंदूर से सना हुआ कागज दिखा। भाई ये वही चीजें हैं जो उस लड़की की लाश के पास थी, रोहन बोला। तो क्या हुआ? करण ने हंसते हुए कहा और नींबू को उठा लिया। हम सब मजे लेने लगे। करण ने मिर्ची को तोड़कर फेंक दिया। विवेक ने वो सिंदूर वाला कागज खोलकर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन रोहन चिल्लाया, साले पागल मत बनो, ये किसी के टोटके का सामान है, इसे छूना नहीं चाहिए। हमने उसे नजरअंदाज किया और हंसते हुए घर चले गए। हमें नहीं पता था कि हमारी मौत का दरवाजा हमने खुद खोल दिया था। रात के 3 बजे मैं सो रहा था, तभी अचानक मेरी छाती पर भारी दबाव महसूस हुआ। मुझे लगा कि कोई मेरे सीने पर बैठा हुआ है। मैं हिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ पैर जाम हो चुके थे। तभी मेरे कानों में एक औरत की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुमने छुआ क्यों? मेरा शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया। किसी ने मेरी गर्दन पर नाखून गड़ा दिए। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक मेरा कमरा खुद ब खुद बंद हो गया और अगले ही पल मुझे बिस्तर से जोरदार झटका लगा और मैं जमीन पर गिर गया। मैं हांफते हुए उठा और कमरे की लाइट जला दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही मैंने करण और विवेक को बताया, लेकिन उन्होंने मजाक बना दिया। पर रात होते ही करण पर कुछ बहुत बुरा हुआ। रात के 2:45 पर करण घबराकर चिल्लाने लगा। हम भागकर उसके कमरे में पहुंचे और जो देखा, हमारी रूह कांप गई। करण के हाथ पैर अकड़े हुए थे, आंखें सफेद हो चुकी थीं और उसके गले पर 4 लंबे नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की हो। तभी वो धीरे धीरे कांपती आवाज में बोला, वो औरत आई थी। उसने कहा कि मैंने उसका टोटका छू लिया है। हम सब सन्न रह गए। अब हमें समझ आ चुका था हमने जो किया था वो बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। हम में से कोई जिंदा नहीं बचने वाला था। करण के चेहरे पर सफेदी छाई हुई थी। उसकी आंखें सूनी और डर से फटी हुई थीं। उसने जो कहा उसने हमारी रूह तक हिला दी। वो औरत, उसने कहा कि अब हम बच नहीं सकते। उसने मुझसे मेरा नाम पूछा था।
रोहन ने झकझोर कर पूछा। क्या कहा उसने? करण की कांपती आवाज आई। उसने कहा कि जिसने टोटका छुआ है वो 7 दिन में मर जाएगा। अगले ही पल करण की नाक से खून गिरने लगा। हम सब घबरा गए। रोहन ने तुरंत उसके सिर पर पानी डाला, लेकिन करण तड़पने लगा जैसे कोई उसे अंदर से जला रहा हो। तभी कमरे की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गईं। अंधेरे में मैंने किसी को हमारे पीछे चलते सुना, पर जब मैंने मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन करण की टी शर्ट धीरे धीरे जलने लगी थी, जैसे किसी ने उस पर गर्म हाथ रख दिए हों। भाई, इसके जिस्म पर जलने के निशान बन रहे हैं, विवेक चीख पड़ा। और जब हमने करण की कमीज हटाई तो उसकी पीठ पर किसी के जलते हाथों के निशान उभर आए थे। हमें अब पूरा यकीन हो चुका था कि हमने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया है। रोहन ने कहा, हमें किसी ओझा के पास जाना होगा, वरना ये हमें एक एक करके खत्म कर देगी। पर सवाल था, कौन थी वो औरत और क्यों उसका टोटका वहीं सड़क पर पड़ा था? हम सब डर के मारे सो नहीं पाए, लेकिन करण की हालत सबसे बुरी थी। रात के 3:30 पर करण को फिर से कुछ होने लगा। उसका जिस्म अकड़ने लगा, उसकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं, और तभी उसके मुंह से किसी औरत की आवाज निकली। 7 दिन पूरे होने से पहले तुम सब आओगे मेरे पास। करण की बॉडी एकदम सख्त हो गई, उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और उसकी नाक से और ज्यादा खून बहने लगा। हम उसे पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगे, पर वो एकदम पत्थर की तरह जकड़ा हुआ था। फिर अचानक करण जोर से उछलकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हमने उसे हिलाया, चिल्लाया, पानी डाला, पर वो नहीं उठा। तभी कमरे की दीवार पर खुद ब खुद कुछ उभरने लगा। मैं आ रही हूं। हमने उस रात तय किया कि अगर करण सुबह तक ठीक नहीं हुआ तो हम किसी तांत्रिक के पास जाएंगे, पर हमें नहीं पता था कि हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा था, क्योंकि उस रात किसी और को भी मौत का बुलावा आ चुका था। करण रात भर बेसुध पड़ा रहा। हम में से कोई भी सो नहीं पाया। उसके जिस्म पर अब भी वो जलते हुए हाथों के निशान दिख रहे थे। रोहन डर के मारे कांप रहा था। वो बार बार कह रहा था, हमें उस टोटके को छूना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। सुबह के 5 बज चुके थे। करण को अभी तक होश नहीं आया था। तभी विवेक ने एक खतरनाक फैसला लिया, हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। हम करण को गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने करण की हालत देखकर माथे पर बल डाल ली। उन्होंने तुरंत उसका चेकअप किया और फिर हमें बाहर बुलाया। डॉक्टर की आवाज गंभीर थी। करण के शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। उसकी धड़कनें असामान्य हैं। ऐसा लगता है जैसे उसका शरीर अंदर से कोई ऊर्जा खींच रही हो। हम सब सन्न रह गए। क्या मतलब सर? मैंने पूछा। डॉक्टर ने कहा, तुम लोग इसे किसी ओझा या तांत्रिक के पास ले जाओ। साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब हमें यकीन हो गया कि करण को किसी भयानक शक्ति ने पकड़ लिया है। लेकिन तभी करण ने आंखें खोल दी और जो कुछ हुआ उसने हमारी आत्मा तक हिला दी। करण की आंखें एकदम सफेद हो चुकी थीं। उसके होंठ बिल्कुल नीले पड़ गए थे और उसने एक भयानक आवाज में कहा, तुम लोग नहीं बचोगे, वो आ रही है। फिर उसने खुद को जमीन पर पटकना शुरू कर दिया। डॉक्टर और नर्सें चिल्लाने लगे, लेकिन कोई उसे रोक नहीं पाया। उसके मुंह से काले झाग निकलने लगे और उसके पूरे शरीर पर गहरे लाल निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसके जिस्म पर लोहे की जलती छड़ रख दी हो। फिर अचानक करण की आंखें बाहर निकल आईं और उसने जोर से चीख मारी, तुम लोग बच नहीं सकते। और अगले ही पल करण ने दम तोड़ दिया। हम सब स्तब्ध रह गए। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा, करण अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन उस वक्त किसी ने नोटिस नहीं किया कि करण की लाश मुस्कुरा रही थी। हॉस्पिटल के बाहर आते ही रोहन ने घबरा कर कहा, अब हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। विवेक अब भी गुस्से में था। ये सब बकवास है, करण किसी बीमारी से मरा होगा। पर मैं जानता था ये कोई बीमारी नहीं थी। हमने कुछ ऐसा छेड़ दिया था जिसे हमें नहीं छेड़ना चाहिए था। रात के 3:15 पर जब हम करण की मौत पर शोक मना रहे थे, तभी अचानक रोहन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। रोहन ने डरते हुए फोन उठाया।
उफ, हेलो। फोन के दूसरी तरफ सिर्फ एक सरसराहट थी और फिर एक जानी पहचानी आवाज आई, रोहन, अगला नंबर तुम्हारा है। वो कर्ण की ही आवाज थी और तभी रोहन के फोन से धुआं निकलने लगा। फोन के स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज लिखी थी, मैं आ रही हूं। कौन है ये ताकत जो एक एक करके हमें खत्म कर रही है? क्या हम उस तांत्रिक तक पहुंच पाएंगे या फिर हम भी टोटके का शिकार बन जाएंगे? रोहन के फोन की स्क्रीन जलकर काली पड़ गई। हम सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। करण तो मर चुका था, फिर उसकी आवाज फोन पर कैसे आ सकती थी? रोहन ने कांपते हुए फोन को जमीन पर फेंक दिया। तभी कमरे की बत्तियां तेज तेज जलने बुझने लगीं और दीवार पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिखा उभर आया, तुम लोग बच नहीं सकते। अब हमें एक ही रास्ता दिख रहा था, तांत्रिक के पास जाना। रात के 3:45 पर हम रोहन की कार में बैठकर एक ओंजा बाबा के पास जाने निकले। सड़कें सुनसान और अंधेरे में डूबी हुई थीं। हवा तेज चलने लगी थी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। विवेक कार चला रहा था। तभी अचानक उसने जोर से ब्रेक मारे। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। विवेक ने डर से कांपते हुए सामने इशारा किया। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। हम सब सिहर गए। रोहन ने धीमी आवाज में कहा, हमें कार बैक करनी चाहिए। लेकिन वो औरत धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी, पर उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में तैर रही थी और अगले ही पल वो औरत अचानक गायब हो गई। भागो यहां से, मैंने चीख कर कहा। विवेक ने तुरंत गाड़ी तेज कर दी। हम सबके दिल जोरों से धड़क रहे थे। लेकिन तभी रोहन की आंखें फैल गईं और उसने कांपते हुए मेरी ओर इशारा किया। क्या हुआ? मैंने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। पीछे की सीट देखो। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी थी। उसके सफेद चेहरे से काला खून टपक रहा था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। वो हमें सीधा घूर रही थी और फिर उसने एक भयानक आवाज में कहा, अब कोई नहीं बचेगा। अगले ही पल गाड़ी के शीशे खुद ब खुद टूटने लगे। हवा में किसी औरत की चीख गूंजने लगी। गाड़ी हिलने लगी जैसे कोई उसे पलटने की कोशिश कर रहा हो। किसी तरह विवेक ने गाड़ी को गांव की सीमा तक पहुंचा दिया। तांत्रिक बाबा का घर पीपल के पेड़ के पास था। हम वहां पहुंचे तो बाबा ने हमें अंदर खींच लिया। उन्होंने हमारी तरफ देखा और बोले, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या गलती बाबा? मैंने पूछा। बाबा की आवाज भारी हो गई। जिस टोटके को तुमने छुआ था वो किसी आत्मा को बांधने के लिए किया गया था। मतलब? रोहन घबराकर बोला। मतलब कि उस टोटके को छूते ही तुम सब उस आत्मा की गिरफ्त में आ चुके हो और अब वो तुम्हें मार डालेगी। हम सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी बाहर भयानक गरज के साथ हवाएं तेज हो गईं। बाबा ने जोर से कहा, वो आ गई है। और तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। तांत्रिक बाबा की कुटिया के दरवाजे भयानक आवाज के साथ खुद ब खुद खुल गए। तेज हवा के साथ कमरे के अंदर अंधकार फैलने लगा। बाबा ने तुरंत हाथ में राख उठाई और मंत्र पढ़ने लगे, ओम काली महाकाली संहारिणी नमः। लेकिन तभी कमरे के कोने में एक परछाई उभरने लगी। लंबे बाल, सफेद झुलसी हुई त्वचा और वो जलती हुई आंखें। वो वही डायन थी जो हमें कार में दिखी थी। उसके शरीर से काला धुआं निकल रहा था। बाबा ने कांपते हुए कहा, ये आत्मा अब तुम्हारी मौत से पहले नहीं रुकेगी, लेकिन अभी भी एक तरीका है। क्या? मैंने घबराकर पूछा। तुम्हें वापस उसी जगह जाना होगा जहां तुमने वो टोटका छेड़ा था और उसे पूरा करना होगा। रोहन हकला गया। मगर बाबा, वो तो बहुत खतरनाक होगा। बाबा ने गहरी आवाज में कहा, अगर नहीं किया तो तुम सब मर जाओगे। बाहर हवा और तेज हो गई। कमरे की दीवारों पर नाखूनों के निशान उभरने लगे और फिर एक भारी आवाज गूंजी, तुम लोग मुझसे बच नहीं सकते। हमने फैसला किया कि हमें बाबा की बात माननी होगी। रोहन ने डरते डरते गाड़ी स्टार्ट की। सड़कें वीरान और खौफनाक हो चुकी थीं। तभी अचानक रोहन के गले से एक अजीब गड़गड़ाहट निकली। हमने उसकी तरफ देखा तो हमारी रूह कांप गई। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं
और वो एक भयानक आवाज में बोला, अब कोई नहीं बचेगा। अगले ही पल उसने गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा दिया। गाड़ी तेजी से लहराने लगी। रोहन, ये क्या कर रहे हो? मैंने चिल्लाकर कहा, लेकिन रोहन पर कोई और काबू पा चुका था। तभी बाबा ने अपने थैले से गंगा जल निकाला और जोर से रोहन पर फेंक दिया। रोहन ने जोर की चीख मारी और गाड़ी सड़क किनारे जाकर रुक गई। उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। हमें जल्दी करनी होगी, बाबा ने कहा। हम किसी तरह उस मनहूस जगह पर वापस पहुंचे। वहां की हवा भारी लग रही थी, जैसे कोई हमें घूर रहा हो। बाबा ने जमीन पर एक मंत्रों वाला गोला बनाया और हमें उसमें खड़ा कर दिया। अब कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत जाना, बाबा ने चेतावनी दी। हमने देखा कि चारों ओर धुंध घिरने लगी। तभी एक भारी कदमों की आहट सुनाई दी और हमारे सामने वो डायन खड़ी थी। उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसके लंबे नाखून हवा में चमक रहे थे और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। तुम लोगों ने मुझे बंधन से मुक्त कर दिया, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बाबा ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी डायन ने जोर से हवा में हाथ घुमाया और बाबा जमीन पर गिर पड़े। बाबा जमीन पर गिर चुके थे। उनके हाथ पैर अचानक अकड़ गए और उनकी आंखें सफेद हो गईं। बाबा! मैंने चिल्लाकर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनका शरीर बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। अब हमारे पास कोई बचाने वाला नहीं था और हमारे सामने खड़ी थी मौत की देवी, वो डायन। डायन ने अपनी काली और जली हुई उंगलियां हमारी ओर उठाईं। हवा में किसी के कराहने की आवाज गूंजने लगी। रोहन, विवेक और मैं सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तभी डायन हवा में उड़ी और बिजली की रफ्तार से हमारी ओर आई। अब तुम बच नहीं सकते। अचानक रोहन की चीख निकली। डायन ने अपने नाखून उसके गले में घुसा दिए थे। रोहन की आंखें फैल गईं और उसके मुंह से काला खून बहने लगा। वो हवा में उठा और फिर जोर से जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल शांत। रोहन मर चुका था। नहीं, मैंने रोते हुए कहा, हमें कुछ करना होगा। विवेक कांपते हुए चिल्लाया। मैंने देखा कि बाबा का झोला एक तरफ पड़ा था। मैंने तुरंत उसे उठाया और अंदर देखा। वहां एक ताबीज और लाल सिंदूर रखा था। तभी बाबा के होठों से एक कमजोर आवाज आई, सिंदूर गोले में डाल दो। बिना वक्त गंवाए मैंने तुरंत वो सिंदूर टोटके की जगह पर फेंक दिया और तभी डायन भयानक चीख मारते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और वो तड़पने लगी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसकी चीखें गांव के कोने कोने तक गूंज उठी और फिर अचानक वो राख बनकर हवा में उड़ गई। सब कुछ शांत हो चुका था। बाबा की आंखें धीरे धीरे खुली। विवेक और मैं सहमकर एक दूसरे को देख रहे थे। रोहन की लाश वहीं पड़ी थी। हम सब कुछ हार चुके थे। बाबा ने धीरे से कहा, अब खतरा टल चुका है। हमने बाबा की तरफ देखा तो उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। लेकिन बाबा, मैंने डरते हुए पूछा, क्या वो सच में खत्म हो गई? बाबा कुछ नहीं बोले, बस धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दोस्तों, अगर आप कभी किसी सुनसान जगह पर कोई अजीब चीज देखें तो उसे छूने की गलती मत करना, क्योंकि कौन जाने वो किसी आत्मा की कैदगाह हो। दोस्तों, ये कहानी खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।